नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 4 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का, वीट एंड पैडी फिक्सेशन से संबंधित। अच्छा आर्टिकल है, काफी बार हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन थोड़ा आज एक अलग ढंग से है तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल, यूएसए में ना जो एंथ्रोपिक कंपनी है एआई वाली, जैसे चैट जीपीटी है, उसकी ना यूएस की सरकार के साथ लड़ाई हो गई। क्यों हो गई, क्या एथिकल डायलेमास हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल द हिंदू का ही है आज का। देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है, आइलैंड कंट्रीज जो हैं जैसे मालदीव, टुवालू जैसे धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखो, इंटरनेशनल लॉज की जो डेफिनेशन है ना, वो चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो डूब रहे हैं देश, वो भाग के दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन वो रिफ्यूजी नहीं कहलाते रिफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से। आइलैंड कंट्रीज डूब रहे हैं, उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन श्रिंक हो रहा है, लेकिन उनके रिसोर्सेज की भी कमी हो रही है। बट ये डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए। इवन स्टेटहुड की डेफिनेशन भी चेंज होनी चाहिए। तो ये तीन चार चार पॉइंट्स हैं मेनली, कि क्लाइमेट चेंज के कारण इंटरनेशनल लॉज में बदलाव आना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पैडी वीट फिक्सेशन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरू में मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूं। देखो, आजादी के बाद ना ऐसा वक्त था जब सरकार के पास में ना लोगों को खिलाने के लिए अनाज नहीं था। हमें ना मजबूरी में फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। PL480 प्रोग्राम फेमस प्रोग्राम था। यूएसए से हम फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे और यूएसए इस चीज का फायदा भी उठाता था, इंडिया को कई इश्यूज पे मजबूर करने के लिए। जैसे वियतनाम में वार यूएसए ने स्टार्ट किया था। यूएसए बोलता था, ए इंडिया, वियतनाम मुद्दे पे हमारा साथ दो, तभी हम आपको अनाज भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। ये वो वक्त था। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस थी ना, उस समय सिप टू माउथ एग्जिस्टेंस थी। मतलब अनाज से भरा सिप इंडिया में आता तभी लोगों का काम चल पाता था, अदरवाइज बहुत दिक्कत आती थी। तो इससे क्या हुआ, हमने देखो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आए, हमने फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन हमने ये गलती कर दी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ना हमने पैडी पे ध्यान दिया और वीट पे ध्यान दिया। इन्हीं दो फसलों को उगाने के लिए हमने किसानों को एमएसपी दी। इन्हीं दो फसलों के लिए सारी रिसर्च हुई, क्योंकि फोकस खाने पे था। और देखो, इन दो फसलों के मामले में तो प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट सामने आए। जैसे मोनोकल्चर किसानों ने स्टार्ट कर दिया, एक ही फसल बार बार उगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैडी और सिर्फ वीट। मतलब बार 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 एक ही फसल उगा रहे हैं लैंड पे, और ईयर आफ्टर ईयर। सोच के देखो, अगर आप डेली पनीर खाओगे तो बाकी न्यूट्रिएंट्स की तो कमी हो जाएगी ना। तो मोनोकल्चर से भी वही होता है, सेम फसल आप ईयर आफ्टर ईयर उगाओगे तो सोइल में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें फूड सिक्योरिटी तो अचीव हो गई, लेकिन इसकी इकोलॉजिकल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट काफी ज्यादा थी। तो इससे देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहली प्रॉब्लम, नीति आयोग के मेंबर है रमेश चंद। इन्होंने वीट एंड पैडी फिक्सेशन पे काफी गंभीरता से बोला। उन्होंने बोला, देखो हम ना वीट पे एमएसपी देते हैं और पैडी पे एमएसपी देते हैं। हर साल हम ये एमएसपी भी बढ़ाते भी जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो किसानों के पास में ना जीरो इंसेंटिव है कि किसान दूसरी फसलें उगाएं, जैसे कि दालें हैं या फिर दूसरी फसलें उगाने का उनके पास में ना इंसेंटिव ही नहीं है कोई। उनको लगता है कि यार पैडी उगाना, वीट उगाना सेफ है, हम क्यों रिस्क लें। इसी वजह से क्या हो गया, 1960 में पैडी और वीट का जो एरिया था वो 36 मिलियन हेक्टेयर था, जो आज बढ़ के देखो 80 मिलियन हेक्टेयर, 85 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। अब इन फसलों को उगाने के लिए ना सरकार सब्सिडी भी देती है, यूरिया पे सब्सिडी देती है। अब यूरिया पे ना 2010 में सरकार सब्सिडी देती थी 63,000 करोड़, अब जो बढ़ के हो गई है 1,91,000 करोड़। सोच के देखो, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूज हो सकता था, किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज हो सकता था। आप बोलोगे सर ये किसानों के लिए यूज हो रहा है, वो भी तो एक प्रकार से हमारे देश के सिटीजन ही है ना। देखो, किसानों के लिए यूज होता तो बल्कि बहुत बढ़िया बात होती। असल में
फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी दी जाती है ना, उससे किसानों का भी लाभ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो, किसान ईयर आफ्टर ईयर पैडी की खेती करते हैं, वीट की खेती करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये करने से ना जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है सोइल में। किसानों को लगता है कि यूरिया यूज करेंगे ना तो वो कमी हम पूरी कर सकते हैं, जबकि सोइल में कमी किसी और चीज की भी है, लेकिन किसान बेचारा और ज्यादा यूरिया यूज करने लगता है। किसान और ज्यादा यूरिया यूज करने लगता है तो सोइल में न्यूट्रिएंट्स की और ज्यादा कमी हो जाती है। तो ये विशियस साइकिल है जो चलता रहता है, चलता रहता है। सोइल कभी ठीक नहीं होती और फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ती जाती है, सब्सिडी की मात्रा भी बढ़ती जाती है। फिर दूसरी प्रॉब्लम है वाटर इमरजेंसी, और तीसरी पेस्टिसाइड। देखो, पैडी उगाने में भाई बहुत पानी लगता है यार। मतलब 1 किलोग्राम राइस आप उगाते हो ना तो 3,000 से लेके 5,000 लीटर के बीच में पानी लगता है। पंजाब और हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर है वो तो इतने नीचे जा चुका है कि अब बोरवेल खोदना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। हाल ही में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आई 2024 में, और इन्होंने बोला कि पंजाब हरियाणा में कई रीजन्स तो ऐसे हैं कि हम डार्क जोन की तरफ जा रहे हैं। और देखो, पानी जितना नीचे जाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा यूज होगी नीचे से पानी निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी हम सब्सिडी देते हैं। 90,000 करोड़ रुपए की एनुअल इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी जाती है, इसलिए सिर्फ कि ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है, उसे ऊपर लाया जा सके। समझ गए? और देखो, एक और चीज, बार बार जब देखो मोनोकल्चर होता है ना, सेम फसल जब बार बार उगाई जाती है ना, तो भाई एक दिक्कत क्या आती है, कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो एडजस्ट हो जाते हैं सेम मोनोकल्चर से। मतलब कुछ कीड़े जो है परमानेंट घर बना लेते हैं वहां पे, क्योंकि सेम फसल बार बार उगा रहे हैं, वो पूरे जो हैबिटेट है वो एडेप्टेशन आ जाता है उनका। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फिर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। अब जितना ज्यादा पेस्टिसाइड किसान स्प्रे करेंगे उतना ज्यादा जो फार्मर्स है वो एक्सपोज होंगे इन पेस्टिसाइड वाले केमिकल्स से, और इसी वजह से पंजाब के किसानों को ना बहुत ज्यादा कैंसर भी हो रहा है। फेमस है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन फेमस इसलिए है, देखो पुराने समय में ना थोड़ा कैंसर का इलाज लिमिटेड जगहों पे था। तो बीकानेर में एक कैंसर हॉस्पिटल था, तो पंजाब से बीकानेर की तरफ ट्रेन जाती थी, जिससे इतने ज्यादा कैंसर के मरीज होते थे तो उस ट्रेन को नाम दे दिया गया कैंसर ट्रेन। अब तो हालांकि कैंसर का इलाज बहुत जगह होने लग गया है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं चौथी प्रॉब्लम की। चौथी प्रॉब्लम क्या है? चौथी प्रॉब्लम देखो ये है, पिछले 10 सालों में देखो जो वीट एंड पैडी की प्रोक्योरमेंट है ना वो 20,20,000 करोड़ की हुई है, जबकि पल्सिस की जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो सिर्फ 93,000 करोड़ की हुई है, जो लेस देन 5% है। तो मतलब फार्मर्स का लॉजिक देखो यही है कि हम पल्सिस उगाने में रिस्क क्यों लें अगर गवर्नमेंट उन्हें फेयर प्राइस पे खरीद ही नहीं रही है। और देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, सरकार की तरफ से ये भी कमी है कि ना सरकार ने पिछले कई सारे सालों में, 30-40 सालों में जो भी R&D करी है ना वो पैडी एंड वीट पे करी है। पैडी के बढ़िया बढ़िया हाइल्ड वैरायटी वाले बीज आए हैं, पौधे आए हैं, जबकि वीट के भी आए हैं, अलग अलग वैरायटीज आई हैं वीट की भी, लेकिन पल्सेस की वैरायटीज नहीं आई हैं। उन पे R&D पे खर्च ही नहीं किया है सरकार ने। और सरकार को देखो भाई, कड़वी सच्चाई किसानों को बोलनी होगी। अभी क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाती है। मतलब इस बात पे पॉलिटिक्स होती है कि MSP ज्यादा कौन देगा, लेकिन ये नहीं सोचते, ये समझाने में पॉलिटिशियंस को जोर आता है ना कि भाई सब कुछ नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट का भी नुकसान हो रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, लेकिन आप बदलो, आप डाइवर्सिफाई करो। ये कड़वी सच्चाई कोई बोलना नहीं चाहता है, उनको लगता है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो इसीलिए तो ये मुद्दा नहीं है हमारे देश में। देखो, बढ़िया बढ़िया जो मुद्दे बनने चाहिए ना इलेक्शन में, वो मुद्दे बनते नहीं है, ये दिक्कत है। तो वे फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट्स राइटर देते हैं। क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, न्यूट्री सीरियल्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इन पे सरकार ज्यादा फोकस दे। ये कम वाटर कंज्यूम करती हैं, इनमें आयरन और प्रोटीन भी ज्यादा होता है। लेकिन बाजरे वगैरह का जो आटा गूंदने में ना दिक्कत आती है। जो ये वीट है ना, गेहूं है, गेहूं तो बल्कि शरीर के लिए उतना फायदेमंद ही नहीं है, लेकिन क्या है कि गेहूं का आटा गूंदना, रोटी बनाना वो सब आसान है। इसलिए देखो पुरानी जनरेशन तो बाजरा
और रागी वगैरह की रोटी बहुत खाती थी हमारे दादाजी, हमारे उनसे पूर्वज जो थे। लेकिन वीट बाद में चलन में आ गया, जिससे शरीर को बहुत सारी बीमारियां भी होने लग गई आजकल। पहले उतनी बीमारियां नहीं होती थी, है ना। सोइल हेल्थ। और अगर देखो आप ये सब न्यूट्री सीरियल्स प्रमोट करते हो ना, तो जो पल्सेस वगैरह हैं और ये न्यूट्री सीरियल्स हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी करती हैं, जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर है। तो आने वाले 5 से 10 सालों में ना सरकार एमएसपी और दूसरी सब्सिडीज को ना रैशनलाइज कर दे। एकदम से देखो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले से सरकार बता दे कि हाँ धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं और आने वाले 10 सालों में हम इसे खत्म कर देंगे। और दो किसानों को, देखो किसानों को सब्सिडी जरूर दो, लेकिन अच्छी चीजों पे दो, पल्सेस उगाने पे दो। किसानों का वेलफेयर बहुत जरूरी है, लेकिन पैडी और वीट पे सब्सिडी खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आप किसानों का वेलफेयर छोड़ दो। किसानों का वेलफेयर जरूर करो, लेकिन सब चीजों को साथ लेके चलो। समझ गए। फिर मिलेट्स और ऑयल सीड्स की प्रोक्योरमेंट सिस्टम आप बिल्ड करो, और किसानों को बायर मिलना चाहिए। इससे तभी वो रिस्क लेंगे, अदरवाइज वो रिस्क लेंगे नहीं। अगर सरकार गारंटी नहीं देगी कि हम आपकी दालें प्रोक्योर करेंगे, तो किसान दालें क्यों उगाएंगे। तो ये सारा जो आर्टिकल है हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एंथ्रोपिक से संबंधित है, मतलब ये एथिकल डायलेमा से संबंधित क्वेश्चन है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 4 एथिक्स से खास करके इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना, डीओडी, उसने एक बड़ा कदम उठाया। वो ना एक एआई कंपनी एंथ्रोपिक की ना सर्विसेज ले रही थी। जैसे चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई है ना, चैट जीपीटी जो आप यूज करते हो उसकी कंपनी का नाम क्या है, ओपन एआई। वैसे ही चैट जीपीटी की तरह एक क्लोड प्लेटफॉर्म भी है, चैट जीपीटी की तरह है सेम, उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक कंपनी का नाम है, वो भी बढ़िया है, चैट जीपीटी से ज्यादा बढ़िया है क्लोड। मतलब कुछ चीजें चैट जीपीटी बढ़िया करता है, कुछ चीजें क्लोड अच्छी करता है। तो ना यूएस मिलिट्री ना एंथ्रोपिक कंपनी की एआई वाली सर्विसेज ले रही थी, लेकिन बिना किसी इज्जत के एकदम से यूएस की मिलिट्री ने ना, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ना एंथ्रोपिक कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे समाप्त कर दिया। और सिर्फ निकाला नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म किया, बल्कि एंथ्रोपिक कंपनी के ऊपर ना एक टैग लगा दिया। टैग का नाम है सप्लाई चेन रिस्क। ये देखो सप्लाई चेन रिस्क। आमतौर पे देखो दुश्मन देशों की कंपनीज के लिए ये टैग लगाया जाता है। जैसे चाइना की कंपनीज को ये टैग मिल जाता है सप्लाई चेन रिस्क, कि कल को ये हमें सर्विस देने से मना कर सकते हैं। तो आर्टिकल ना इस टैग को एक प्रकार से ना कैटल ब्रांडिंग कहते हैं। कैटल ब्रांडिंग जैसे जानवरों को ब्रांड करने के लिए ना गर्म लोहे से कुछ मोहर लगा दी जाती है, ताकि जानवरों की पहचान की जा सके। उन्हें दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो लगा दिया जाता है। तो वैसी ही ट्रीटमेंट एक अमेरिकन कंपनी को मिली है। लेकिन क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों। क्योंकि देखो जो एंथ्रोपिक कंपनी थी ना, इसने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने ना एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि भाई हमें यह करने के लिए बोलोगे तो हम नहीं करेंगे। समझ गए। यानी दो चीजें एंथ्रोपिक कंपनी ने करने से मना कर दिया। एक तो ट्रंप जो है एंथ्रोपिक कंपनी का इस्तेमाल करना चाहते थे डोमेस्टिक सर्विलियंस के लिए, मतलब अमेरिकन के ऊपर निगाह रखने के लिए। दूसरा, वो एंथ्रोपिक कंपनी की सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते थे ऑटोनोमस वेपन्स के लिए। ऑटोनोमस वेपन्स जानते हो कैसे वेपन्स होते हैं। ऑटोनोमस वेपन्स देखो ऐसे वेपन्स होते हैं जो डेटा के आधार पर खुद से डिसीजन ले लेते हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। मतलब पूरा जो, जैसे ड्रोन है, ड्रोन को कोई आदेश नहीं दे रहा है यहां पे स्ट्राइक करो। ड्रोन में डेटा फीड है, जैसे ही कोई आपको एक्टिविटी दिखे तुरंत वहां पे बम गिरा दो। यानी एआई डिसीजन ले रहा है, मशीन डिसीजन ले रही है, ह्यूमन बींग्स का कोई रोल ही नहीं है डिसीजन मेकिंग में। तो ऐसे वेपन्स को कहते हैं ऑटोनोमस वेपन्स। तो ऑटोनोमस वेपन्स में भी ट्रंप जो है एंथ्रोपिक सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया ये दो चीजें करने से। तो यूएस की सरकार ने इनको लेबल कर दिया वोक हो, तुम लेफ्टिस्ट हो, तुम रेडिकल हो, तुम हमें बिल्कुल भी मतलब अपने देश के लिए नहीं सोच रहे हो, तुम दुश्मन से देश से मिले हो। ऐसे ऐसे आरोप उन पे लगा दिए गए। तो राइटर बोलते हैं देखो इस पूरे घटनाक्रम से ना एक संदेश मिलता है। यूएस से जो अपने आप को महान सुपर पावर बोलता है,
वो देखो अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए ना पूरे वर्ल्ड को खतरे में धकेल सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो थोड़ा इतिहास में जाओ। यूके में ना एक पार्क है, नाम पता नहीं क्या है, ब्लेचली पार्क। तो यहां पे ना एक एआई सेफ्टी समिट हुआ था। तो एआई सेफ्टी समिट हुआ था ना यूके में, तो वर्ल्ड लीडर्स इस बात पे एग्री करते हैं एआई बहुत खतरनाक हो गया है, एआई से रिस्क काफी ज्यादा है, तो हमें ना एआई को खतरनाक पर्पजेस के लिए यूज करने से रोकना होगा, रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी। लेकिन सोच के देखो, यूएसए जो फ्रंटियर एआई पावर है, सबसे ज्यादा आज के समय में एआई में यूएसए ही आगे है। वो खुद ही पहला ऐसा देश बन रहा है जो एआई को इस प्रकार से खतरनाक मिलिट्री पर्पजेस के लिए यूज कर रहा है। समझ गए? जैसे ये भी घटना सामने आई, रिपोर्ट सामने आई कि एआई की असिस्टेंस ली जा रही है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। एक तरफ पीस समिट में यूएसए बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, दूसरी तरफ एआई का भरपूर यूज कर रहा है खुले आम वार में। देखो ये बात सही है, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं और कोई सिंगल पावर आज के समय में डोमिनेट नहीं करती। बेशक यूएसए बड़ी पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी देश जो हैं बिल्कुल ही चंटू पंटू है। उनके पास में भी पावर तो है ही, लगातार वो भी रिसर्च करते ही हैं। तो यूएसए खुले आम ऐसे एक्शंस ले रहा है जिससे ग्लोबल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कल को देखो मिडिल पावर्स भी यूज करेंगे, सारे के सारे जो देश हैं, इंडिया, जापान, ये सारे देश, चाइना तो करेगा ही करेगा, बाकी मिडिल पावर्स भी यूज करेंगे। तो मतलब जो लीथल ऑटोनोमस वेपन्स है ना, बिल्कुल कॉमन हो जाएंगे वार में। यानी मशीन डिसीजन लेगी कि इसको मारना है क्या नहीं मारना है। तो सोच के देखो ऐसा वर्ल्ड हो जाएगा। फिर राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो यूएस सरकार ही डोमेस्टिक सर्विलियंस की डिमांड इतने जोर शोर से करेगी कि हमें देश की जनता पर निगरानी रखनी है, तो बाकी देशों का क्या होगा? आप उन देशों के बारे में सोचो जहां पे देखो अपोजिशन की जासूसी बिल्कुल नॉर्मल है। पेगासस स्पाईवेयर केस तो आपने सुना ही होगा ना, किस प्रकार से अपोजिशन लीडर्स के फोन में ये पेगासस जो वायरस था वो डाला गया ताकि उनके फोन से उनकी फोन की बातें सुनी जा सके। अगर देखो यूएस लिमिट क्रॉस करेगा तो जहां पे मोनार्की है, जहां पे अथॉरिटेरियन सरकारें हैं, उनको तो खुली छूट मिल जाएगी। तो एंथ्रोपिक कंपनी जो है वो इसलिए डर रही थी कि भाई ये जो डिमांड है आपकी बहुत ज्यादा खतरनाक डिमांड है और उसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। तो देखो एंथ्रोपिक कंपनी ने तो स्पाइन दिखाई, मतलब खड़ी रही, रीढ़ की हड्डी दिखाई। लेकिन उनके जो कॉम्पिटिटर हैं ओपन एआई कंपनी, उन्होंने तो फायदा उठा लिया। जैसे ही एंथ्रोपिक कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, ओपन एआई कंपनी ने यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बोला कि जो वो मना कर रहे थे हम कर देंगे। सोच के देखो एआई कंपनीज पैसों के लिए कितना गिर सकती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, जो चीज एंथ्रोपिक कंपनी ने मना कर दी थी वो तुरंत की तुरंत ओपन एआई कंपनी ने दे दी। समझ गए? तो यहां पे देखो वो वाली बात हो गई कि एक डॉक्टर जहर देने से मना करता है पैसों के लिए, तो दूसरा डॉक्टर कहता है ठीक है मुझे पैसे दो मैं जहर दे दूंगा। ये तो वही वाली बात हो गई। देखो जो प्राइवेट फर्म्स है ना, सेफ्टी के लिए देखो आइडियल कैरेक्टर नहीं है, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज दुनिया में ना जो स्ट्रोंग स्ट्रोंग संस्थान थे ना वो भी कमजोर हो चुके हैं, और जो लीडर्स हैं उनके लिए अपने इंटरेस्ट सिर्फ मैटर करते हैं, और जो मोरल्स वगैरह है, एथिक्स वगैरह लीडरशिप में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सोच के देखो वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है। जब देखो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली कंपनी नो बोलती है और दूसरी कंपनी तुरंत आके यस बोल देती है, तो ये तो देखो फ्यूचर में बहुत बुरा साइन है कि प्रॉफिट के लिए कितनी मारामारी होगी, चाहे इसके लिए जाने जाएं, चाहे इसके लिए कुछ भी गलत हो। समझ गए? तो वे फॉरवर्ड में यही बात बोली जाती है कि जैसे देखो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रीटी थी ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, और देश न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं करेंगे, वैसे ही ग्लोबल एआई ट्रीटी आनी चाहिए। यूएन बैक्ड वॉचडॉग आना चाहिए। कंपनी अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकती, उन्हें रेगुलेट करने के लिए कोई होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें हैं। यूएस से कुछ मानता नहीं, सीधा अटैक कर देता है ईरान के ऊपर। पहले भी इराक के ऊपर किया था 2003 में, अब फिर से ईरान के ऊपर कर दिया। तो मतलब कोई ग्लोबल नॉर्म्स नहीं है, ये वो वाली सिचुएशन हो गई है, मेरे पास पावर है मैं कुछ भी करूंगा, जो करना हो कर लो। यूएन बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई है।
लेकिन बस यूपीएससी एस्पायरेंट्स के पास में पॉइंट लिखने के लिए रह गई है यूएन, अदरवाइज कुछ नहीं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल है क्लाइमेट रिस्क एंड इंटरनेशनल लीगल रिफॉर्म्स। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल लॉ और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। एक टर्म होती है PSNR यानी परमानेंट सोवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। आप ध्यान से समझिएगा इस टर्म को। इसका मतलब देखो ये है कि एक देश की जमीन के ऊपर और नीचे ना जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल है, ऑयल है, गैस है, उस पर सिर्फ और सिर्फ देखो उस देश का हक है। यूएन जनरल असेंबली ने ना 1962 में इसे अपनाया था। और पोस्ट कॉलोनियल ईरा में ना, मतलब जब देश आजाद हो रहे थे, तो उस समय यह जरूरी था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकें। तब यह फैसला लिया गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, देखो आज दुनिया को ना ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। टारगेट क्या है? टारगेट यह है ग्लोबल टेम्परेचर को ना 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ने से रोकना है। अब इसके लिए आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है वो बंद करना पड़ेगा। मतलब दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं अब बल्कि एक ट्रीटी की बात कर रहे हैं। जैसे पिछले आर्टिकल में हमने बात की ना एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फिर हमने बात की ऐसे ही एआई ट्रीटी आनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में राइटर बोलते हैं वैसे ही फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आनी चाहिए। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकना चाहते हैं ना, वो ये मांग कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जलने ही नहीं चाहिए। सीधा सा मतलब है जो तेल जमीन में है वो जमीन में ही छोड़ दो, उसको यूज ना करो। समझ गए? तो देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28 मीटिंग हुई, 30 मीटिंग हुई। ये क्या है? ये जो कन्वेंशन है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, उसकी हर साल मीटिंग होती है। विभिन्न देश फैसला लेते हैं क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटें। तो इसकी 28वीं मीटिंग हुई और 30वीं मीटिंग हुई। तो इसमें भी फेस आउट की जो मांग थी, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, तेल वगैरह, इसको फेस आउट कर दो, इसको यूज करो ही ना, इसकी जो डिमांड थी ना वो जोर शोर से उठी। लेकिन आप सोच के देखो इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए कितना बड़ा नुकसान है। हमें तो देखो अपने लोगों को ना गरीबी से बाहर निकालना है। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं करेंगे, उन्हें जमीन के नीचे रखेंगे तो फिर डेवलप कैसे होंगे? क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने तो सारा निकाल लिया नीचे से, तेल वगैरह उन्होंने तो यूज कर लिया 200 सालों तक, वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन हमारे ऊपर लिमिट लगा रहे हैं। और ये जो लिमिट है ना, ये बल्कि परमानेंट सोवरेनिटी और नेचुरल रिसोर्स के भी अगेंस्ट है। मतलब हमारी जमीन के नीचे जो रिसोर्स है हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हमारा हक नहीं रह जाएगा अगर उसको यूज ही नहीं करेंगे तो। समझ गए? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है, आर्टिकल कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं मानवता की भलाई के लिए देखो इस चीज को मान सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, मानवता की भलाई है, इसी में हम एमिशन ना करें तो इस सॉल्यूशन को हम मान सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन एक इसकी शर्त होनी चाहिए। और ये जो ऑब्लिगेशंस है ना परमानेंट नहीं होने चाहिए। बदले में डेवलप कंट्रीज को दो चीजें देनी होंगी हमें। क्या दो चीजें देनी होंगी? पहला तो क्लाइमेट फाइनेंस, दूसरा फ्री ट्रांसफर ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज। क्लाइमेट फाइनेंस मतलब डेवलप कंट्रीज ना डेवलपिंग कंट्रीज को, गरीब देशों को पैसा दो ताकि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में उस पैसे को लगाया जा सके। जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं, डेवलपिंग कंट्रीज को ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि ना वो मिटिगेशन कर सके, एमिशन को कम कर सके। तो ये पैसा कौन देगा? डेवलप कंट्रीज देंगी। दूसरी फ्री ट्रांसफर ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज, मतलब डेवलप नेशंस को ना कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी जो है या तो फ्री में देनी होगी डेवलपिंग कंट्रीज को या फिर सस्ते में देनी होगी। बिना इसके PSNR यानी परमानेंट सोवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो छोड़ना डिफिकल्ट है। समझ गए? फिर आगे चलते हैं। अगला इशू क्या है? सेकंड इशू देखो बहुत बड़ा है। क्या है? मुझे एक बात बताओ, कोई भी एरिया जो है वो देश कैसे बनता है? एक स्टेट कैसे बनता है? डेफिनेशन क्या है देश की? तो देखो इंटरनेशनल लॉ में ना एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को देश घोषित किया जा सकता है अलग से। तो ये जो क्राइटेरिया है सेट किया गया था मोंटीवीडियो कन्वेंशन में। 1933 में ये मोंटीवीडियो कन्वेंशन आई थी। तो 4 क्राइटेरिया हैं इस मोंटीवीडियो कन्वेंशन में
स्टेटहुड हासिल करने के लिए यानी देश बनने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले टेरिटरी यानी फिक्स्ड जमीन होनी चाहिए, जैसे हमारे पास इंडिया के पास में फिक्स्ड जमीन है। दूसरा परमानेंट पॉपुलेशन, उस फिक्स्ड जमीन पे रहने वाले लोग होने चाहिए। तीसरा गवर्नमेंट यानी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए वहां पे। चौथा कैपेसिटी फॉर रिलेशंस होनी चाहिए, यानी दूसरे देशों के साथ में रिश्ते बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो 4 क्राइटेरिया हैं, अगर ये फुलफिल होते हैं तो किसी भी देश को स्टेट किसी भी एरिया को स्टेट घोषित किया जा सकता है, देश घोषित किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम ये है, तुवालू और मालदीव जैसे ये छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज है ना, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है। अब पानी ऊपर आ रहा है तो ये देश जो है वो धीरे धीरे डूब रहे हैं। अगर देखो इनकी जमीन पानी में गायब हो गई तो देखो 1933 की कन्वेंशन के हिसाब से ये देश रहेंगे ही नहीं, इनका जो स्टेटहुड है वो खत्म हो जाएगा। सोच के देखो, पूरा का पूरा जो देश है वही गायब हो गया। तो ना इस मुद्दे पे ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया था कि अगर एक बार स्टेट बन गया तो किसी एक एलिमेंट के गायब होने से उसका जो स्टेटहुड है वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो सकता। तो स्कॉलर्स ना इस क्लेम को बहुत वीक मान रहे हैं कि इससे काम चलेगा नहीं। फिर एक एक्सपर्ट हैं जेम्स क्राउफोर्ड, इन्होंने एक बात बोली थी, ये स्टेटहुड के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बोला था कि देखो टेरिटरी होना जरूरी है देश के लिए, पर लॉ में कहीं नहीं लिखा कि उसका मिनिमम साइज कितना होना चाहिए। तो मालदीव और तुवालू पूरे नहीं डूबेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एरिया रहेगा ना, बहुत थोड़ा एरिया रह जाए हो सकता है, तो देश तो वो बने रह सकते हैं। फिर देखो 2023 में ना इन आइलैंड देशों ने ना एक डिक्लेरेशन पास किया। उन्होंने साफ साफ बोला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो अस्तित्व है हम खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन देखो इस पे ना स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट मैरीटाइम क्राइसिस से संबंधित चैलेंज है। अब देखो जो आपने वो डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, किसी भी देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज है ना, उनका कोस्ट खिसक रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो उनका जो ईईजेड है वो भी पीछे जा रहा है। उनका ईईजेड पीछे जा रहा है तो मतलब उनके पास में रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, बल्कि समझ रहे हो? जैसे मान लो पहले इतना था 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था जिसमें वो मछली वगैरह पकड़ सकते थे। अब कोस्ट पीछे चला गया समुद्र में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से, तो ये जो ईईजेड है ये भी पीछे चले जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो ये एरिया जो अब उनके पास में नहीं रहा, उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं रहा, ये दिक्कत है। फिर चौथा चैलेंज ये है, 1951 की डेफिनेशन है रिफ्यूजी वाली, जिसमें ना जो क्लाइमेट चेंज से की वजह से लोगों को घर बार छोड़ के जाना पड़ता है ना, वो रिफ्यूजी है ही नहीं। मतलब वो रिफ्यूजी कन्वेंशन की डेफिनेशन के हिसाब से रिफ्यूजी नहीं है, तो उनको रिफ्यूजी करार देना जरूरी है, तभी तो उनको राहत मिलेगी ना। तो ये 4 इश्यूज हैं जिन पे देखो कानून को चेंज करने की आवश्यकता है। स्टेटहुड की डेफिनेशन रीडिफाइन करो, जो डिस्प्लेस्ड हैं उनको प्रोटेक्ट करो, अनक्लोज की डेफिनेशन मॉडर्नाइज करो। ये 3-4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ये समय की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज से हम निपट रहे हैं, उसके लिए जरूरी है। तो आज की डिस्कशन में देखो हमने ये 3 आर्टिकल्स डिस्कस किए। सबसे पहले एग्रीकल्चर वाला आर्टिकल डिस्कस किया, दूसरा एआई एंड एथिक्स वाला, तीसरा क्लाइमेट लॉ से संबंधित। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पैडी वीट फिक्सेशन से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।